हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। वो सर्दियों के दिन थे। रात के अंधेरे ने पूरे गांव को अपने आगोश में समा लिया था। आसमान में पूरा चांद बादलों के बीच लुका छुपी खेल रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। सारे गांव वाले दिन भर काम करके थक कर अपने अपने घर में सो रहे थे, पर दीनू जाग रहा था। उसे आज नींद नहीं आ रही थी। वो किसी ख्यालों में खोया हुआ था। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दीनू अपने ख्यालों से बाहर आता है। कौन है? दीनू पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर से एक बार दस्तक होती है। इतनी रात को कौन होगा, ये सोचते हुए दीनू अपने बिस्तर से उठता है। फिर लालटेन जलाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। दीनू बाहर आंगन में आया। लालटेन की रोशनी में वो इधर उधर अपनी नज़र घुमाकर देखता है, फिर भी वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। वो मुड़कर वापस अंदर जाता कि तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। कोई बड़ी ही मधुर आवाज़ में गाना गा रहा था। दीनू उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस दिशा में जाता है। वो लालटेन की रोशनी में देखता है कि एक औरत उसकी उल्टी दिशा में गाना गाते हुए चल रही थी। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसका गोरा और आकर्षक बदन, कमर तक आती लंबी चोटी और उसकी मीठी आवाज़ से दीनू मंत्रमुग्ध हो गया था। वो सम्मोहित होकर उसके पीछे चलता है। वो अपना होश खो बैठा था। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल आया। दीनू अब उसके काफ़ी करीब आ चुका था और तभी उसका गाना बंद हो जाता है। दीनू उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। वैसे ही वो अजीब तरीके से हंसती है। उसके हंसने से दीनू होश में आ गया था। वो औरत मुड़कर दीनू को देखती है और डर के मारे दीनू का दिल जोरों से धड़कने लगता है। सफ़ेद आंखें, पूरा शरीर जला हुआ और शरीर के कुछ जगहों पर जले हुए मांस के टुकड़े लटक रहे थे। एक ही पल में उसका रूप भयानक बन चुका था। ऐसा भयानक रूप देखकर दीनू कांप उठा। वो डरकर वहां से भागने की कोशिश करता। इतने में उस शैतानी औरत ने उसका सिर पकड़ लिया और एक झटके में उसकी गर्दन उल्टी तरफ घुमाकर तोड़ दी। दीनू बेजान होकर नीचे गिर गया। अगली सुबह गांव वालों को दीनू की लाश मिलती है। घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है और भीड़ को हटाते हुए उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स भी उसकी लाश देखकर हैरान थे। दीनू का पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। पुलिस भी ये जानकर हैरान थी। तभी कुछ गांव वाले वहां पर आते हैं। कुछ पता चला साहब दीनू के बारे में? गांव का सरपंच पूछता है। तब इंस्पेक्टर उसे बताता है, ऐसा केस तो हम पहली बार देख रहे हैं। इसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। परिस्थिति सभी के सोच से परे थी। दीनू की मौत का रहस्य बढ़ता जा रहा था। गांव में अफवाहें चरम पर थी। तभी वहां मौजूद एक अनुभवी बुजुर्ग गंभीर लहजे में कहता है, वो लौट आई है। यह सुनकर सब एक दूसरे की तरफ ठंडे चेहरे से देखते हैं। वहां मौजूद लोगों में डर की लहर दौड़ जाती है। और 25 साल बाद अदिति, एक मेडिकल स्टूडेंट, मुंबई के एक बड़े से हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी। अपनी स्कूटी से वो हॉस्पिटल जा रही थी। रात के 11 बज रहे थे। अपनी स्कूटी पार्क करके वो हॉस्पिटल के अंदर आती है। डॉक्टर अदिति, आप इतनी रात गए यहाँ? कुछ काम था? वहाँ काम करने वाली एक नर्स पूछती है। हाँ, वो एक पेशेंट के केस पेपर्स भूल गई थी, वही लेने आई थी। अदिति जवाब देती है, लेकिन उसके जवाब और चेहरे के हाव भाव मेल नहीं खा रहे थे। अदिति तुरंत वहां से निकल जाती है। लिफ्ट से वो तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। रात का वक्त होने की वजह से हॉस्पिटल में स्टाफ ज़रा कम था। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी। वो मुर्दाघर के सामने खड़ी थी। उसने पर्स में से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। अदिति अंदर आई
और उसने कांपते हुए हाथों से लाइट का स्विच ऑन किया। वहाँ पर मुर्दे रखे हुए थे। वो डरते हुए अंदर आती है। अंदर एसी चालू था, मगर फिर भी डर के मारे वो पसीने से तरबतर हो जाती है। तभी उसे लगता है कि कोई उसकी ओढ़नी खींच रहा है। अदिति सिर से लेके पाँव तक कांप उठी, लेकिन हिम्मत करके वो पीछे मुड़कर देखती है। उसकी ओढ़नी पीछे रखी कुर्सी के कील से अटकी हुई थी। गहरी सांस छोड़ते हुए वो अपनी ओढ़नी छुड़ाती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से फोन आता है। अदिति फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। अदिति घबराकर पूछती है, हेलो, कौन है? लेकिन दूसरी तरफ से उसे सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई देती है। तभी फोन कट हो जाता है। जल्द से जल्द अपना काम करके यहाँ से निकलना चाहिए, ये सोचकर अदिति ने अपने फ़ोन का सेल्फी कैमरा ऑन कर लिया और वहाँ रखी एक लाश के साथ जैसे ही वो सेल्फी लेने जाती है, वैसे ही उस रूम की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगी और दूसरे ही पल वहाँ की बिजली चली गई। अदिति का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी नीचे से कोई उसका पैर खींच लेता है, जिससे अदिति नीचे गिर जाती है। वो अब पूरी तरह से डर चुकी थी। वो जोर से चिल्लाती है। इतने में वहाँ लाइट वापस आ जाती है और वहाँ पर छुपे हुए उसके दोस्त हंसते हुए बाहर निकलते हैं। नेहा, रोहन, स्वप्निल और अमित को देखकर उसकी जान में जान आती है, लेकिन उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह सब उन्होंने ही प्लान किया था। अदिति गुस्से से कहती है, क्यों किया तुम सबने ऐसा? मुझे डराने के लिए? उस पर रोहन हंसते हुए कहता है, सॉरी अदिति, लेकिन तुमने ही शर्त लगाई थी कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। हम सिर्फ तुम्हें आजमा रहे थे कि तुम सच में बहादुर हो या डरपोक। हम तो बस देखना चाहते थे कि तुम रात में इस मुर्दा घर में अकेली आ सकती हो कि नहीं। अदिति ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि वो रात को अकेली मुर्दा घर में जाएगी और सबूत के तौर पर किसी एक लाश के साथ सेल्फी खींचकर उन्हें दिखाएंगी। रोहन और अमित उसे चिढ़ा रहे थे। स्वप्निल अदिति को पसंद करता था। वो अदिति की साइड लेते हुए कहता है, बस करो यार, अब तुम देखो वो कितनी डर गई है। तब वो सब शांत हो जाते हैं। नेहा डरी हुई अदिति को संभालती है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। अदिति, तुम शर्त हार चुकी हो, अब तुम्हें हमें पार्टी देनी पड़ेगी। अदिति कहती है, ठीक है, कल का डिनर मेरी तरफ से। अगली शाम सब लोग एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर देते हैं। सभी बातें कर रहे थे। रोहन कहता है, पर कुछ भी कहो यार अदिति, कल रात तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। मेरी हंसी तो अभी भी नहीं रुक रही। अदिति उस पर तंज कसते हुए कहती है, मेरी जगह अगर तुम होते ना रोहन, तो तुम भी डर जाते। रोहन मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ अदिति, और डर भी किसका, भूतों का। उस पर स्वप्निल कहता है, रोहन, बोलना जितना आसान होता है ना, करना उतना ही मुश्किल होता है। तुम्हें कभी ऐसा कोई अनुभव नहीं आया, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। उस पर रोहन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, स्वप्निल, तुम कुछ ज्यादा ही अदिति की साइड ले रहे हो। बात क्या है भाई? रोहन की इतना कहने की देर थी कि नेहा, रोहन और अमित तीनों उसे चिढ़ाने लगते हैं। अरे क्या यार, तुम सब भी। इतना कहकर अदिति शर्माने लगती है। शायद वो भी स्वप्निल को पसंद करती थी। तभी स्वप्निल कहता है, रोहन, तुम मुद्दे से भटक रहे हो। ये बताओ, क्या तुम सच में नहीं डरते? रोहन अपना मुद्दा समझाते हुए घमंड से कहता है, नहीं, मैं नहीं डरता इन सब चीज़ों से। और क्यों डरूं? हम सब पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स, और साइंस में ऐसी अंधविश्वासी बातों का कोई मूल आधार नहीं। हम सबको साइंटिफिक दृष्टिकोण से हर बातों का निरीक्षण करना चाहिए। मुझे साइंस पर भरोसा है, ना कि भूतों पर। रोहन एक काफ़ी अमीर घर का लड़का था। उसके घर में सभी लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे। नेहा रोहन को टोकते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एक बार मेरे मामा के गांव ज़रूर चलना चाहिए। उस पर रोहन कहता है, क्यों, ऐसा क्या है तुम्हारे मामा के गांव में? तब नेहा बताती है, कहते हैं कि साल के इन दिनों में गांव में हर पूर्णिमा की रात एक औरत भटकती है और जो भी उसकी चपेट में आता है वो मारा जाता है।
नेहा बता रही थी और माहौल गंभीर बन रहा था। नेहा बताती है, मैं जब छोटी थी तब एक बार मम्मी पापा के साथ मामा के गांव गई थी। तब ये बात मैंने अपनी नानी से सुनी थी। मैं और मेरे मामा के बच्चों ने एक बार हिम्मत करके रात को बाहर जाकर इस बात का पता लगाना चाहा, लेकिन पता नहीं कैसे मामा को इस बात की खबर लग गई। उन्होंने हम बच्चों को डांट कर चुपचाप सोने के लिए कहा। दूसरे दिन गांव के पास एक आदमी की लाश मिली। हम सब बच्चे डर गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उस आदमी को सचमुच उस औरत ने मारा या फिर उसकी मौत के पीछे कोई और वजह थी। मैं अपनी 12वीं के एग्ज़ाम के बाद आखिरी बार वहाँ गई थी, लेकिन फिर बाद में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के चलते वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला। इतने साल बीत गए, सब कुछ बदल गया होगा, लेकिन एक बात वैसी ही है। सब लोग शांति से नेहा की बात सुन रहे थे। वो पूछती है, क्यों रोहन, चलोगे मेरे मामा के गाँव? तब अमित मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं यार, इस बार तो हम सब गोवा जाने वाले थे। ये बीच में इसके मामा का गाँव कहाँ से आ गया? तब अदिति कहती है, क्या सोच रहे हो रोहन, तुम तो किसी से नहीं डरते। रोहन कहता है, तो फिर तय रहा, हम सब जाएंगे तुम्हारे मामा के गाँव। हम परसों निकलेंगे। अमित डरते हुए कहता है, मैं नहीं आऊँगा वहाँ। रोहन उसे हिम्मत देते हुए कहता है, अरे तुम क्यों डर रहे हो, मैं हूँ ना, और मैं जानता हूँ कि जैसा नेहा बता रही है वैसा वहाँ कुछ भी नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो देख लेंगे। उनके जाने के दिन, नेहा, सारा सामान ले लिया तुमने बेटा? नेहा की माँ पूछती है। उस पर नेहा कहती है, हाँ मम्मी, सब पैक कर लिया है। नेहा की माँ को उसकी चिंता हो रही थी। वो कहती है, नेहा, तुम्हारा इस समय वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? तुम्हें तो पता है कि इस समय वहाँ क्या गड़बड़ चलती है। नेहा समझ जाती है कि उसकी माँ क्या कहना चाहती थी। वो कहती है, तुम चिंता मत करो माँ, मैं अकेली थोड़ी ही जा रही हूँ। अदिति, स्वप्निल, अमित और रोहन भी तो साथ चल रहे हैं मेरे, और वहाँ पर मामा, मामी, नानी, सुमन और पराग भी तो है। कितने दिन हो गए मैं उनसे नहीं मिली। नेहा के पापा कहते हैं, बेटा, मेरी तुम्हारे मामा के साथ बात हो गई है। मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम लोग आ रहे हो। तभी रोहन कार लेकर आता है। उसके सारे दोस्त कार में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। नेहा भी कार में बैठ जाती है। नेहा के पापा कहते हैं, ठीक से जाना और पहुंचते ही फ़ोन कर देना। अपने मम्मी पापा को बाय कहकर नेहा अपने मामा के गांव जाने के लिए निकल पड़ती है। कार में सब दोस्त मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गांव 250 किलोमीटर दूर था और वहां जाने के लिए 5 घंटे लगने वाले थे। वहां पहुंचने के लिए उन्हें रात होने वाली थी, इसलिए रास्ते में किसी ढाबे पर रुककर वहां खाना खाकर फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। रास्ते में वो सब एक ढाबे पर रुकते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे और वो सब खाना खाकर निकलने की तैयारी में थे। तभी उस ढाबे का मालिक उनसे पूछता है, बच्चों, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? अमित कहता है, हम जवार जा रहे हैं। गांव का नाम सुनकर ढाबे का मालिक डर जाता है। वो कहता है, अरे बच्चों, इतनी रात गए आप वहाँ क्यों जा रहे हो? शायद तुम लोग नहीं जानते कि इन दिनों वहाँ जाना मतलब आफत मोल लेना है। स्वप्निल जिज्ञासावश पूछता है, क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पर? ढाबे का मालिक कहते हैं कि इस महीने कुछ विशेष रातों पर वहाँ कोई चुड़ैल घूमती है, जो पहले तो मीठी आवाज़ में गाना गाकर लोगों को रिझाती है, फिर दूर ले जाकर अपना शिकार बनाती है। उस पर नेहा कहती है, ये बात हम जानते हैं अंकल, लेकिन वहाँ पर मेरे मामा रहते हैं और वो हमारी राह देख रहे होंगे। ढाबे का मालिक कहता है, देखो बच्चों, तुम कल सुबह जल्दी चले जाना, यहाँ पर रात बिताने के लिए सस्ते लॉज है। रोहन ताना मारते हुए कहता है, क्यों अंकल, आपको क्या उस लॉज वाले से कमीशन मिलता है? रोहन, स्वप्निल उसे टोकता है, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस आप लोगों की फिक्र है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके माँ बाप पर क्या बीतेगी? रोहन कहता है, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम चले जाएंगे। ढाबे का मालिक कहता है, ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो जाइए, पर उस कुएं वाले रास्ते से मत जाइए। पिछले साल ऐसा ही एक आदमी उस कुएं वाले रास्ते से गया था और दूसरे दिन उसकी लाश मिली थी। ढाबा मालिक की बात सुनकर वो सब सोच में पड़ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए
और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑडियो बुक स्टोरीज।